सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय किसान कृषि इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। जय किसान कृषि ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनार खेती करने वाले जो भी किसान हैं उनको अच्छी तरह से गाइडेंस करने के लिए कम से कम खर्चे में अनार खेती कैसे करें, किस तरह से अनार खेती में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनका सोल्यूशन जो है इस माध्यम से हमने देने के लिए ये यूट्यूब चैनल चालू किया था। इस YouTube चैनल के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम किसानों के जो भी सवाल आते थे उनका जवाब देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमने चालू किए थे। लगभग 32 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 8000 से भी ज़्यादा किसान इस जय किसान कृषि परिवार के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में हमारा जो है वो काम ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। महाराष्ट्र के किसान जो है वो इस ग्रुप के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस यूट्यूब चैनल के साथ महाराष्ट्र के किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मराठी में इंफॉर्मेशन इस ग्रुप से हमने दी थी पहले साल से ही, मतलब अभी 1 साल हुआ है। 1 साल में 11,000 से भी ज़्यादा अनार खेती करने वाले महाराष्ट्र के जो किसान है ये यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन जब हम देना चालू किया था, लेकिन इसके बाद जो महाराष्ट्र के बाहर के जो किसान हैं उनकी मांग थी कि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं मराठी में वो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन उसमें से जो कुछ पार्ट है, उसमें से जो कुछ शब्द है वो हमें समझ नहीं आता। इसलिए आप जो है हिंदी में कुछ वीडियो बनाइए, हिंदी में कुछ आप अनार खेती के बारे में लिखिए, तो इसका हमें भी फ़ायदा होगा। इसकी वजह से जो है हमने ये तय किया है कि इसमें से जो YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी में हम कुछ वीडियो बनाएंगे और जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, तो इन कॉमन क्वेश्चनों का आंसर जो है हम YouTube के माध्यम से देंगे। इससे क्या होगा कि जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 80 से 90% जो है वो क्वेश्चन जो है वो कॉमन रहते हैं। जब अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, तो इथ्रेल कब करे, फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है, इसके बाद मेल फ्लावर की जो है वो क्वांटिटी वो ज़्यादा है। जनवरी में अगर बाहर लेते हैं तो मार्केट क्या रहेगी, ये सब ऐसे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस आपको सभी के लिए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मिले, इसके लिए हमने ये YouTube चैनल के माध्यम से जो भी कॉमन क्वेश्चंस ग्रुप में जो आते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका जो सोल्यूशन है, इनका जो उत्तर है, जो हम YouTube वीडियो के माध्यम से देने के लिए हमने ये वीडियो चालू कर दी है। हिंदी में यह हमारा जो है पहला वीडियो होगा, तो जो भी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं है तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, आप उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है अभी कॉमन क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे ग्रुप में, तो इसमें एक 5 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है। इसमें एक क्वेश्चन का जो है हम अच्छी तरह से उसका जो सॉल्यूशन है वो बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है अभी, तो उसमें ये है कि इथ्रेल अब मारे कि नहीं मारे, मतलब अभी नवंबर एंड हुआ है, दिसंबर चालू होने वाला है, तो अभी इथ्रेल स्प्रे करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये पहला सवाल है। दूसरा जो सवाल है वो फ्लावर ड्रॉपिंग के बारे में है, मतलब वो जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर की ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके लिए क्या करें। तीसरा जो सवाल है तो वो मेल फ्लावर ज़्यादा है बगीचे में, तो वो मेल फ्लावर गिरे और फीमेल फ्लावर जो है वो अच्छी तरह से निकले, इसके लिए क्या करना चाहिए। चौथा जो सवाल है वो निमेटोड के बारे में है, निमेटोड है बगीचे में तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पांचवा जो सवाल है तो वो जनवरी में अब ज़्यादा किसान जो है बाहर लेने वाले हैं, इथ्रेल स्प्रे करने वाले हैं, तो वो मार्केट सभी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में जो है वो पांचवा सवाल है। और छठा जो सवाल है तो वो न्यू प्लांटेशन के बारे में है, न्यू प्लांटेशन कब करना चाहिए, न्यू प्लांटेशन में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, ये सब सवाल अभी कॉमन है। मतलब ये 6 सवाल है जिनका आंसर देना अभी जरूरी है। तो इसमें से जो है पहला सवाल जो है इथ्रेल अभी स्प्रे करे या ना करे। अभी नवंबर एंड होने वाला है, दिसंबर चालू होने वाला है, तो अभी इथ्रेल स्प्रे करने से कुछ फायदा होगा या फिर जनवरी में चले जाए
ये बहुत सारे किसानों का सवाल है। तो बहुत सारे किसान ये पूछते हैं कि हमारे तो सभी तैयारी हो चुकी है, प्रूनिंग भी हमने कर लिया है, अभी इथरेल स्प्रे करने में कोई दिक्कत नहीं, अभी आपकी सभी तैयारी हो गई है तो उसमें इथरेल आपको स्प्रे करना ही होगा। अगर आपकी तैयारी बाकी है तो आप लेट जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब लेट क्यों जाए, नवंबर में क्यों जो है इथरेल क्यों स्प्रे ना करें, बाहर क्यों स्टार्ट ना करें? क्योंकि ऐसा है कि जब हम बताते हैं कि अक्टूबर 15 अक्टूबर तक अगर आप इथरेल स्प्रे करते हैं, बाहर पकड़ते हैं, तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि फ्लावरिंग अच्छी तरह से होने के लिए, मतलब पत्ते झड़ने के लिए भी वो टेम्परेचर जो है वो अच्छी तरह से हीट जो है एनवायरनमेंट में होना जरूरी है। दूसरा, फ्लावर निकलने के लिए भी अच्छी तरह से सनलाइट मिलना जरूरी है। अभी नवंबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर हीट तक हीट अच्छी तरह से रहती है, इसकी वजह से हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। हीट अच्छी होने की वजह से क्या होता है, सितंबर अक्टूबर तक जब आप ये इथरेल जो है स्प्रे करते हैं, तो हीट अच्छी होने की वजह से जो है पत्ती अच्छी तरह से जड़ती है। इथरेल स्प्रे करने के बाद हमें जो मतलब 70-80% तक जो है पत्ती झड़नी चाहिए इथरेल स्प्रे करने के बाद, वो भी अच्छी तरह से जो है डिफोलिनेशन होता है। और दूसरा जो है पत्ती अच्छी तरह से गिरती है, डिफोलेशन अच्छी तरह से होता है, तो बाद में जो है तो प्लॉट जो नई पत्ती निकलती है, तो नई पत्ती जो लगभग 80-90% एक साथ निकलती है। इसके वजह से क्या होता है कि फ्लावरिंग भी जो है वो वन स्टेप हमको मिलता है। अगर वन स्टेप निकलता है, हीट अच्छी होने की वजह से फ्लावरिंग भी अच्छी निकलता है। नवंबर के बाद क्या होता है, नवंबर के बाद ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है। ठंड बढ़ने से क्या होता है कि इथरेल हम 2 मिली से भी स्प्रे करते हैं तो वो पत्ते 40% तक 50% तक ही जड़ते हैं। बाद में किसानों को फोन आता है कि इथरेल तो हमने 2 मिली से डाला है, क्यूराक्रॉन भी उसमें डाला है, तो अभी भी पत्ती नहीं चढ़ी, अभी क्या करने, डबल इथरेल मारे कि नहीं मारे? अगर आपने 2 मिली से ही ऑलरेडी इथरेल मारा है तो वो 2 मिली के ऊपर जो है आप वो डोसेस नहीं कर सकते। जितना 2 मिली तक है तो उतना सफिशिएंट है। 2 मिली से अगर आप दूसरा स्प्रे लेते हैं, 2 मिली पहले ले चुके हैं, बाद में 1 आधा मिली लेते हैं, तो वो जो स्टेम को है वो स्टेम को डैमेज कर रहा है। इसकी वजह से आप जो है इथरेल का जो डोसेज है वो 2 मिली तक ही लिमिट में कर सकते हैं। नवंबर में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने की वजह से पत्ते जो है वो कम परसेंट में झड़ते हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम क्या आता है, नवंबर में अगर पत्ते झड़ते हैं तो वो स्लोली झड़ते हैं, मतलब जो डिफोलेशन होता है वो कम होता है, और नए जो पत्ती निकलते हैं वो भी धीरे धीरे निकलते हैं। मतलब अगर आप जनवरी फरवरी में मार्च में अगर आप इथरेल स्प्रे करते हैं, बाहर लेते हैं, तो 45 डेज, विदिन 45 डेज जो है आपका बगीचा सेट होता है। मतलब पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं, नई पत्ती अच्छी तरह से जल्द निकलते हैं, बाद में फूल भी उस अच्छी तरह से आते हैं और सेटिंग हो जाता है। नवंबर के बाद क्या होगा, पत्ते झड़ने में पहला प्रॉब्लम आएगा, पत्ते अच्छी तरह से झड़ते नहीं, एक 50% तक ही पत्ते झड़ते हैं, डिफोलेशन का प्रॉब्लम वहाँ तक आ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर पत्ते भी झड़ गए तो वो नए पत्ते निकलने में समय जाता है, नए पत्ते जो है वो निकलने में टाइम चला जाता है। फिर वो फ्लावरिंग नवंबर में क्या होता है, सनलाइट कम मिलने की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो वो हमको वाटर शॉट तो हमको बार बार निकालने पड़ते हैं। वाटर शॉट अगर बार बार निकलने के बाद भी वाटर शॉट का जो डबल वाटर शॉट आते हैं, तो उसमें जो है वो लेबर कॉस्ट जो है निकालने के लिए, वाटर शॉट निकालने के, वो आपको ज़्यादा चली जाती है, और फ्लावरिंग जो है वो लेट चला जाता है। मतलब एक ऐसा होता है कि आप अगर नवंबर में ये इथरेल स्प्रे करेंगे, बाहर लेंगे, तो वो नवंबर में जो इथरेल स्प्रे करने वाले हैं और वो जो दिसंबर एंड में जो स्प्रे करने वाले हैं, उन दोनों की फ्लावरिंग जो है वो साथ में चली आती है। मतलब
जो 1-2 महीने जो है आपको नवंबर जिन्होंने इथेनॉल स्प्रे किया है उनको 2 महीने खाली वो कैनोपी है, कैनोपी के ऊपर ही स्प्रे लेने पड़ते हैं और लेबर कॉस्टिंग भी वो वाटर शॉट वगैरह निकालने के लिए वो चला जाता है उनका। मतलब अगर आप नवंबर में स्प्रे लेते हैं तो वो 2 महीने आपका जो खर्चा है वो वेस्टेज चला जाता है। अगर फूल भी निकलता है तो एक पौधे के ऊपर 5 और 10, 15, 20, 25 तक ही फूल निकलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बगीचा कंटिन्यू करे या फिर से इथरेल करे, ये भी कंफ्यूजन रह जाता है। नवंबर में जो स्प्रे करेंगे इथरेल तो उनको फ्लावरिंग मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा कि जो 15 दिसंबर के बाद जो स्प्रे करने वाले हैं इथरेल और आपने जो नवंबर स्टार्ट में किया है इथरेल, वो दोनों ही बगीचे साथ में सेटिंग के लिए चले जाएंगे, साथ में वो एक साथ में सेटिंग होगा। वो आपका जो नवंबर वाले जो है जिन्होंने इथरेल स्प्रे किया है उनका 2 महीने का खर्चा जो है 2 महीने का खर्चा मतलब वो कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको पॉसिबल हो तो नवंबर में जो इथरेल स्प्रे मत कीजिए। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है नवंबर में स्प्रे, मैंने बताया पहले तो पत्ते अच्छी तरह से जड़ते नहीं, दूसरे पत्ते जड़े तो वो निकालने में टाइम चला जाता है। अगर निकलते हैं तो वाटर शॉट ज़्यादा निकलते हैं, पहले फूल निकलता है तो एक साथ वो फूल नहीं निकलता, कुछ नवंबर में दिसंबर में निकलेगा, कोई जनवरी में चले जाएगा। चौथा जो प्रॉब्लम आता है तो उसमें कि जब वो नए पत्ते निकलने चालू हो जाते हैं और नए पत्ते में जब फूल निकलना चालू हो जाता है तो जो ठंड पड़ती है, ठंड में जो वाटर जमा रहता है चौकी के जो पत्ते जो है नए पत्ते में अगर वाटर जमा रहता है ठंड की वजह से तो नए जो पत्ते फूल निकलता है तो उसकी ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और ये जो है ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। आप कितने बार इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, मतलब अगर जो पत्ते में पानी जमा हो जाता है तो आप एक आधे बार स्प्रे करके मतलब जिस दिन ज़्यादा पानी जमा हो गया उस दिन दूसरे दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हर दिन अगर वो पानी जमा रहना चालू हो गया तो जो ड्रॉपिंग है, ड्रॉपिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आपको मैंने बताए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं किसानों को। तो इसकी वजह से आप जो है इथरेल स्प्रे करें। अगर बाहर स्टार्ट करना है आपको तो एक तो सितंबर अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक ही आप लिमिट में रहे, या फिर आपको करना है इथरेल स्प्रे तो वो 15 दिसंबर तक स्प्रे किया तो अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको बताया कि जो है इथरेल अभी स्प्रे करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपको स्प्रे करना है तो नवंबर में मत कीजिए, वो 15 दिसंबर के बाद कीजिए। और अगर जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने प्रूनिंग वगैरह सब कर लिया है तो उनका जो है तो इथरेल आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको वो ये वाटर शॉट निकालने के लिए और जो एक साथ जो बगीचा सेटिंग करने के लिए ये थोड़ा सा समय चला जाएगा। अगर बहुत सारे किसानों का ये सवाल होता है कि हम अगर लेट इथरेल स्प्रे करते हैं तो बगीचा जो है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट में ज़्यादा जो है डैमेज हो जाता है। अगर हम दिसंबर तो चले जाएंगे, जनवरी चले जाएंगे, पिछली बार दिसंबर गए थे तो बहुत सारा नुकसान बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से हुआ था। उन सारे किसानों को ये बताना है कि इस साल जो जून में बारिश जो है वो अच्छी तरह से चालू हुई थी और जून में बगीचा जो है वो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए मतलब जुलाई अगस्त सितंबर ये जो मंथ होते हैं ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए सीवियर अटैक इसमें होता है। अगर आप दिसंबर में भी करते हैं तो इस साल पिछले साल जो है मतलब जून 2020 में ये थोड़ा सा बारिश जो है वो अर्ली में चालू हो गया था। इस साल आप ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इस बार भी वो बारिश ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से अगर आप दिसंबर में करते हैं तो भी आप बैक्टीरियल ब्लाइट से बच सकते हैं। थोड़ा सा अर्ली में जो है दिसंबर के 15 तारीख को जब आप इथरेल स्प्रे करेंगे तो वो पत्ते झड़ने में 30 तारीख आ जाएगी, बाद में जनवरी में नए पत्ते निकलने में 15 तारीख आ जाएगी, 15 जनवरी तक। उसके बाद जो है एनवायरनमेंट जो है वो खुला होने लगता है, ठंड थोड़ी सी कम होने लगती है, वो फ्लावरिंग के लिए अच्छी कंडीशन रहेगी। इसकी वजह से मतलब मैंने जो बताया नवंबर में क्या प्रॉब्लम आता है, नवंबर में जो वाटर जमा रहता है नए पत्ते में फूल निकलने के टाइम, वो प्रॉब्लम आपको जनवरी में कम से कम जो है आपको फेस करना पड़ेगा। इसकी वजह से दिसंबर एंड में अगर करते हैं आप
तो भी आपका बगीचा जून से पहले, मतलब जून एंडिंग से पहले जो है हार्वेस्ट होगा। और जुलाई में अगर बारिश चालू हो जाती है और जुलाई में जो बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक की आपको यह है सोच है कि अटैक हो सकता है, तो वो जून से पहले आप बगीचा हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर दिसंबर एंडिंग में आपने इथेनॉल स्प्रे किया, बाहर चालू किया। अभी नवंबर में आप थोड़ा सा मतलब ये करेंगे, थोड़ा सा अर्ली में करना चाहिए, बैक्टीरियल ब्लाइट में अटैक ज़्यादा हो सकता है। ये नवंबर में अगर आप करेंगे तो ये सारी समस्याएं है, जो खर्चा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है। और जो दिसंबर में जो इथेनॉल स्प्रे करने वाले हैं, बाहर लेने वाले हैं, इनके साथ ही आप जो है सेटिंग के लिए चले जाएंगे। इसकी वजह से बेटर वे आप दिसंबर के 15 तारीख से 15 तारीख के बाद अब अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। अभी दूसरा जो सवाल है, तो दूसरा सवाल यह है कि फीमेल फ्लावरिंग ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो फीमेल फ्लावर जो मतलब जिन्होंने अभी अक्टूबर में जो है इथेनॉल स्प्रे किया है, बाहर लिया हुआ है, तो उनमें जो है फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो ज़्यादा है। फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग जो होता है तो उसमें रीज़न जो होते हैं वो बहुत सारे रीज़न होते हैं। 5 से 6 रीजन्स मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कौन से रीज़न जो है वो आपके बगीचे में है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको ही। और इसके जो रीज़न आपको फाइंड होगा तो इसके अनुसार जो है वो आपको सोल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। जो ड्रॉपिंग जो होता है, तो ड्रॉपिंग में पहला जो कारण रहता है, पहला जो रीज़न रहता है, तो उसमें जो इंसेक्ट्स बोलते हैं हम, थ्रिप्स है, एफिड्स है, जेसिड्स है, ये जब आते हैं तब जो है वो फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है, वो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको हो सकती है। दूसरा जो रीजंस होता है कि फ्लावरिंग कंडीशन में अगर कोई फंगस डेवलप होता है और आपका स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड का अगर एक आधा स्प्रे नहीं है, मतलब फ्लावरिंग स्टेज में बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हल्का हल्का जो फंगिसाइड्स होते हैं उनका स्प्रे करते हैं, लेकिन एक आधे 2 स्प्रे जो है वो आपको अच्छे फंगिसाइड के लेने पड़ेंगे। अगर फंगस डेवलप होता है तो भी वो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। पहला मैंने बताया अगर कोई इंसेक्ट्स हो तो वो ड्रॉपिंग उसकी वजह से हो सकती है। दूसरा जो है अच्छा कोई फंगिसाइड आपने लिया हुआ नहीं है, कोई फंगस आपके प्लॉट के ऊपर है, तो भी वो ड्रॉपिंग हो सकती है। तीसरा जो कारण है वो ज़्यादा से ज़्यादा कारण रहता है ड्रॉपिंग के लिए कि वाटर मैनेजमेंट आपका अच्छी तरह से ना हो। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे किसान कभी आधा घंटा पानी छोड़ेंगे, कभी 1.5 घंटा छोड़ेंगे, कभी 2 घंटा छोड़ेंगे, कभी 15 मिनट छोड़ेंगे। और ये टाइम जो है वो टाइम भी फिक्स नहीं रहता। और दूसरा जो है इंटरवल भी फिक्स नहीं रहता। मतलब क्या है, कभी सोमवार को छोड़ेंगे, कभी लाइट आया तो गुरुवार को छोड़ेंगे, कभी शुक्रवार को छोड़ेंगे, कभी रविवार को छोड़ेंगे, ऐसा करते हैं। तो वो ऐसा नहीं चलता। फ्लावरिंग जो कंडीशन होता है वो फ्लावरिंग कंडीशन एकदम क्रिटिकल स्टेज होता है। उसमें जो है आपका ड्यूरेशन जो है ये फिक्स रहना चाहिए, ड्यूरेशन फिक्स रहना चाहिए और इंटरवल भी फिक्स रहना चाहिए। ड्यूरेशन मतलब जो टाइम आप देते हैं, मतलब अभी मैंने एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि आधा घंटे का पानी जो है, आधा घंटे का पानी मुझे सफिशिएंट है बगीचे का देने के लिए, तो मैं आधा घंटा ही छोड़ूंगा। और मुझे लग रहा है कि एक दिन बाद आप बगीचे को पानी देना चाहिए, तो मैं सोमवार को पानी दूंगा आधा घंटे बाद में, मंगलवार नहीं बुधवार को पानी दूंगा आधा घंटा, फिर गुरुवार को छोड़ दूंगा, शुक्रवार को पानी दूंगा आधा घंटा। अब अगर मुझे लग रहा है कि हीट अभी बढ़ रही है, मुझे आधा घंटा का थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो मैं 10-15 मिनट से बढ़ाऊंगा। मतलब क्या होगा कि आधा घंटे का पौन घंटा तक मैं करूंगा, 1 घंटा तक, मतलब एक 10-15 मिनट में आगे पीछे कर सकता हूँ। कभी आधा घंटा देते हैं, कभी 1.5 घंटा देते हैं, कभी सोमवार का देते हैं, कभी गुरुवार को देते हैं। ऐसा जब आप फ्लावरिंग कंडीशन में पानी रखेंगे, वाटर मैनेजमेंट रखेंगे, ड्रिप को पानी देंगे, तो वो जो ड्रॉपिंग है, वो ड्रॉपिंग की समस्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके बगीचे में आ सकती है। मतलब क्या रहता है, कभी आधी रोटी खाते हैं आप, मतलब ऐसा मान के चलिए कभी किसी पर्सन को आधी रोटी खाने की मतलब ये उसकी रोज की ज़रूरत है, कभी आप उसको आधी खिलाते हैं, कभी 2 खिलाते हैं, कभी 3 खिलाते हैं, कभी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं चलता। बगीचा भी जो है, पौधा भी जो है, वो उसको भी मतलब आपको स्टेडीली जो है उसको सब देना होगा। कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटे, ऐसा नहीं चलता। आपको जो है आपको स्टेडी देना पड़ेगा उसको।
वाटर मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान यही पे चूक करते हैं। फ्लावरिंग कंडीशन में जो है, फ्लावरिंग कंडीशन में वो पानी एक तो देते ही नहीं, बारिश का मौसम है, ठंड ज़्यादा है, इसकी वजह से आप पहले ड्रिप के नीचे जो है, ड्रिप के नीचे देखिए है, अगर आपको लग रहा है कि पानी को उसकी ज़रूरत है, बगीचे में जाइए दोपहर को 12 बजे, वहाँ देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पत्ती थोड़ी सी सूख रहे तो बगीचे को जो है वो पानी की ज़रूरत है। और देते समय आप जो है इंटरवल वो जो फिक्स रखिए, टाइमिंग जो है वो फिक्स रखिए, टाइमिंग में ज़्यादा बदल मत करिए उसमें। और इंटरवल में भी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कभी सोमवार कभी गुरुवार ऐसा मत कीजिए, आप इंटरवल फिक्स रखिए। जैसे जैसे प्लॉट सीटिंग होगा, जैसे जैसे जो फल का आकार बढ़ेगा तो वैसे वैसे ड्यूरेशन जो है, पानी देने का टाइम जो है वो बढ़ाते जाइए। आधा घंटा है तो वो 15 मिनट आप बढ़ा सकते हैं, वो बाद में 15 मिनट, ऐसा 1 घंटा कर सकते हैं। आधा घंटा का डायरेक्टली 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे में मत जाइए, थोड़ा सा इंटरवल उसमें जो ड्यूरेशन है उसमें फिक्स रखिए और इंटरवल भी उसमें फिक्स रखिए। तीसरा कारण मैंने बताया, पहला इंसेक्ट वाला बताया ड्रॉपिंग, दूसरा जो है फंगस अगर डेवलप होती है तो ड्रॉपिंग होता है, तीसरा मैंने बताया कि वाटर मैनेजमेंट आपका अच्छी तरह से नहीं हो, ये कॉमन प्रॉब्लम है। वाटर मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से नहीं हो तो वो ड्रॉपिंग ज़्यादा होता है। चौथा जो प्रॉब्लम आता है तो वो टेम्परेचर अप डाउन अगर होता है, मतलब वो स्ट्रेस डेवलप होता है बगीचे में। अगर दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है और रात का टेम्परेचर कम आ रहा है तो उस टाइम भी ड्रॉपिंग जो है वो बगीचे में आपकी दिख सकते हैं, फीमेल फ्लावर के ड्रॉपिंग। तो उस समय क्या करना है आपको, पानी जो है वाटर मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना है। और दूसरा ये करना है कि आपको ये ट्राइकोटेनॉल है, ग्रीन मिरेकल है, मतलब ग्रीन मिरेकल में ही ट्राइकोटेनॉल ये कंटेंट है, कोई किसी भी कंपनी का है वो अगर मिलता है आपको। और दूसरा जो है सिलिकॉन है, सिलिकॉन मतलब ट्राइकोटेनॉल या फिर सिलिकॉन, इस दोनों में से किसी और एक का स्प्रे जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बगीचे में पौधे में स्ट्रेस डेवलप हुआ है तो वो स्ट्रेस रिलीफ होने में मदद होगी। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है, रात में कम आता है, तो ये बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं इसकी वजह से भी ड्रॉपिंग होता है। तो ये मेंटेन करने के लिए, इससे पौधे को रिलीफ करने के लिए आपको ये ट्राइकोटेनॉल या फिर सिलिकॉन का जो है वो स्प्रे करना पड़ेगा। मैंने चौथा कारण बताया। पांचवा जो कारण है, पांचवा जो रीजंस है, तो वो अच्छी तरह से आप अगर उसको खाद नहीं देते, बगीचे को खाद नहीं देते, मतलब ऊपर फ्लावरिंग चालू है और नीचे से कोई उसको फर्टिलाइजर अगर दे नहीं रहे आप, वो रूट अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, अपटेकिंग अच्छी तरह से हो नहीं रही है, तो वो भी ड्रॉपिंग हो सकता है। खाली ऊपर से स्प्रे लेने से बगीचा अच्छी तरह से सीडिंग नहीं होगा। जब आप उसको फीडिंग करेंगे, कुछ खाने के लिए देंगे, तो उसमें इम्यूनिटी वो जो है उसमें डेवलप होगा, वो स्ट्रांग रहेगा पौधा, और जो अच्छी फ्लावरिंग है वो हमें मिल सकती है। खाली ऊपर से आप स्प्रे कर रहे हैं और पानी ही दे रहे हैं, उसको कोई खाद नहीं दे रहे हैं, तो वो ड्रॉपिंग जो है वो ड्रॉपिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगी। 5 जो रीज़न है मैंने आपको बताया। और छठा जो रीज़न है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर क्या होता है कि पौधा आपका 1-2 साल का हो तो वो अच्छी फ्लावरिंग देता है पहले 1-2 साल में, लेकिन जैसे जैसे पौधा पुराना होता है, जमीन पुरानी होती है, तो वो फ्लावरिंग में डिफिकल्टी आ जाती है। इसका जो मेन रीजंस है कि जो आप इथ्रेल लेने से पहले, बाहर लेने से पहले क्या मैनेजमेंट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब वो रेस्टिंग जो पीरियड रहता है आपका बगीचे का, स्ट्रेस पीरियड है या रेस्टिंग पीरियड है, इनमें आप अच्छी तरह से स्प्रे लेते हैं, वो शेड्यूल है हमारे पास। ये रेस्टिंग पीरियड का शेड्यूल आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो वो काड़ी जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, अच्छी तरह से स्टेम अगर डेवलप होती है तो वो फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से निकलता है। कोई भी, मतलब मार्केट में बहुत सारे ये दवाइयाँ आ गई है, मेडिसिन आ गए कि इसमें ये बोलते हैं कि फ्लावरिंग अच्छी तरह से निकलती है हमारे ये जो स्प्रे करने से। मतलब क्या होता है कि अगर आप 10 बगीचे हो, मतलब ये फ्लावरिंग का जो ये रहता है, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ। अगर 10 बगीचे हो तो 10 बगीचे में आप फ्लावरिंग का स्प्रे करते हैं, कोई दवाई स्प्रे करते हो, वो 10 बगीचों को भी फुल निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ बगीचों को निकलता है, कुछ बगीचों को नहीं निकलता। तो इसमें क्या रहता है कि वो जमीन के अनुसार है, फर्टिलाइजर क्या देते हैं उसके अनुसार है, और रेस्टिंग पीरियड में आपने क्या मैनेजमेंट किया है इसके ऊपर जो है फुल ज़्यादा से ज़्यादा ये
मतलब डिपेंड रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल कब निकल सकते हैं। आप रेस्टिंग में अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं, रेस्टिंग में दिया हुआ शेड्यूल अगर फॉलो करते हैं तो फ्लावरिंग जो है वो अच्छी तरह से होगी। अगर आप रेस्टिंग में कुछ नहीं करते और बाद में खाली फ्लावरिंग का दवाई स्प्रे करते हैं तो वो फ्लावरिंग निकलेगा, लेकिन अगर काड़ी में ही ताकत नहीं है, पौधे में ही ताकत नहीं है, तो एक आधा बारिश अगर हो गया, नहीं तो टेम्परेचर अप डाउन हो गया, तो वो ड्रॉपिंग जो है वो पूरा जो फ्लावर निकले हुए है वो नीचे चला आएगा। मतलब वो आपको क्या करना है, रेस्टिंग पीरियड में अच्छे से अच्छा अगर मैनेजमेंट आप करते हैं तो वो स्टेम अच्छी तरह से डेवलप होगी, काड़ी अच्छी तरह से डेवलप होगी, और वो अगर अच्छी तरह से डेवलप होती है फ्लावरिंग भी अच्छी निकलेगी और सेटिंग जो है सेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकती है। तीसरा जो प्रॉब्लम है कि मेल फ्लावर ज़्यादा है तो क्या करें। मेल फ्लावर निकलने का जो ये रहता है कि अगर आप रेस्टिंग में अच्छी तरह से काम नहीं करते, काड़ी में कोई स्टोरेज नहीं है, स्टेम में कोई स्टोरेज नहीं है, तो मेल फ्लावर ज़्यादा निकलती है। आप अच्छी तरह से उसका शेड्यूल फॉलो करेंगे, रेस्ट में अच्छी तरह से उसको खाद वगैरह दे के रेस्ट पीरियड अगर मैनेजमेंट करते हैं तो वो मेल फ्लावर जो है वो कम से कम निकलती है और फीमेल फ्लावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है। मेल फ्लावर अगर आपके बगीचे में निकलती है तो आप क्या करिए, एक बगीचे में मैंने बताया कभी सोमवार कभी गुरुवार ऐसा पानी चलता है, तो आप क्या कीजिए कि पानी जो है वो पानी एक 5-6 दिन के लिए स्टॉप कीजिए। 5-6 दिन पानी बगीचे का जो है वो स्टॉप कीजिए है, और स्टॉप करने के बाद पौधा जब स्ट्रेस पे आएगा तो वो पानी जो है वो आप 1-2 घंटे डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए। इसी की वजह से क्या होगा कि वो मेल फ्लावर जो है मेल फ्लावर वो ड्रॉप हो जाएंगे, और मेल फ्लावर ड्रॉप होने के बाद अगले हफ्ते एक 10-15 दिन के बाद फीमेल फ्लावर जो है वो अच्छी तरह से निकलना चालू होंगे। अगर फीमेल फ्लावर आपको दिखते नहीं है तो 052-34 ये जो ग्रेड है वो आप ड्रिप से दे सकते हैं। दूसरा जो है वो बोरॉन अच्छी तरह से आप ड्रिप से दे सकते हैं। 052-34 जो ग्रेड है वो आपको 5 किलो पर एकड़ देना है। बोरॉन जो है आप 500 ग्राम पर एकड़ दे सकते हैं, ये आप 2-3 बार दीजिए। ऊपर से भी आप ये बोरॉन का और चिलेटेड कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ अगर चल रहा है, नहीं तो मेल फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। और फास्फोरस और पोटेश का अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन आप देते हैं, अच्छी मात्रा में अगर देते हैं तो वो जो फीमेल फ्लावर जो है वो निकलना चालू हो जाएगा। रेस्टिंग में अगर आपने काम नहीं किया हुआ हो तो वो जो फर्टिलाइज़र के माध्यम से जो है आप दे सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग थोड़ा सा लेट होगा। रेस्टिंग में जिन्होंने अच्छी तरह से काम किया है उनमें थोड़ा सा फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी सेट हो जाएगा। रेस्टिंग में जिन्होंने काम नहीं किया है उनको थोड़ा सा ये फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट, ये फर्टिलाइज़र का शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, और इसके बाद उनके बगीचे में भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगा। मेल फ्लावर ज़्यादा हो तो मैंने आपको बताया कि पानी थोड़ा सा बंद करके रखिए 5-6 दिन के लिए, और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए 2 घंटे तक। इससे क्या होगा, मेल फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा और फीमेल फ्लावर निकलना चालू होगा। फीमेल फ्लावर निकलने के लिए आपको ये फर्टिलाइज़र नीचे से देने होंगे, ऊपर से भी आपको वो स्प्रे देखने पड़ेंगे। बाद में जो है चौथा जो प्रॉब्लम जो आप बता रहे थे कि ये निमेटोड वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बगीचों में अभी नज़र आ रहा है। जो इस बगीचे में निमेटोड हो तो उस बगीचे में क्या करना है आपको, जो आप इथ्रेल लेते हैं इससे 1 महीना पहले, बाहर लेने से 1 महीना पहले आपको वो गड्ढे जो है वो अच्छी तरह से खोदने पड़ेंगे। जो पुरानी जो रूट है वो अच्छी तरह से जो है आपको तोड़नी पड़ेगी। अगर पुरानी रूट आप ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ेंगे तो नए रूट जो है वो अच्छी तरह से डेवलप होगी। जिन बगीचों में निमेटोड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे ले। जिन बगीचों में निमेटोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो गड्ढे जो है वो कम अगर लेते हैं आप तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गड्ढे लेते समय आप ये कर सकते हैं कि बाहर लेने से पहले अगर आप उसमें कुछ फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं, जिसको हम गोबर खत वगैरह जो बोलते हैं, तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा है, पैसिलोमाइसिस है, उनका काउंट जो है वो उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो उसमें आप डाल सकते हैं। उसका काउंट मल्टीप्लाई करने का भी प्रोसेस है। वो प्रोसेस के माध्यम से अगर आप उसका काउंट मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसा जो खाद है आप बगीचे को अगर भरते हैं देते हैं तो निमेटोड का जो प्रॉब्लम है वो 60 to 70% वो कम हो जाएगा। और बाद में जो रहा 30% है तो वो उसके लिए आपको बैक्टीरिया की जो है वो स्लरी तैयार करनी पड़ेगी। बैक्टीरिया स्लरी अगर आप तैयार करना नहीं जानते
नहीं तो आपको ये जो प्रोसेस अच्छी तरह से पता नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, उस माध्यम से आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने एक मॉलिक्यूल भी जो है हमारा अनार्किंग नवसंजीवनी बोलते हैं हम इसको, ये 5 लीटर पर एकड़ भी आप देंगे तो उससे भी अच्छा रूट डेवलप होता है, निमेटोड का प्रॉब्लम कम होता है, विल्ट का भी प्रॉब्लम बहुत सारा कम होता है। और इसका जो है उसमें बैक्टीरिया काउंट बहुत अच्छी तरह है, मतलब NPK जो बैक्टीरिया है ये इसके साथ ट्राइकोवा का भी काउंट अच्छी तरह से है। इसकी वजह से क्या होता है कि अपटेक अच्छी तरह से चालू हो जाता है, रूट अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। और अपटेक अगर अच्छा तरह से हो, रूट अच्छी तरह से चालू हो तो फ्लावरिंग भी अच्छा होता है, वो फ्लावरिंग में स्ट्रोक भी अच्छा मिलता है, फूल का अगर स्ट्रोक। और आप देखिए जिस फूल में जो है वो स्ट्रोक अच्छी तरह से होगा, निकलते समय ही फूल जो है वो लंबा होगा तो वो सेट जल्दी हो जाता है। अगर ये फ्लावरिंग मतलब ये स्मॉल फ्लावर निकलते हैं तो वो ड्रॉपिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फूल निकलते समय है अगर स्ट्रांग फूल जो है वो निकले चौकी से तो वो सेट बगीचा जो है वो जल्दी हो जाता है और उसमें साइज भी बहुत अच्छा मिलता है। हमारे जो अटपाड़ी है, सांगोला के यूरोप एक्सपोर्ट करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं, ये अनार्किंग नवसंजीवनी जो है वो जो हर महीने में 5 लीटर पर एकड़ ड्रिप से देते हैं तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं। और उसका कॉस्टिंग भी हमने ज़्यादा नहीं रखा, एक 1100 रुपये में जो है 1100 में आपको वो 5 लीटर का जो है वो डब्बा चलाता है। बहुत सारे कंपनियों की है 5 लीटर का, कोई किसी का 1500 को है, किसी का 2000 को है, लेकिन कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बगीचा कैसे निकला, अनार कैसे निकले, ये हमारा प्राइम मोटो है। और इसकी वजह से कम खर्चे में कैसे ये आपको अच्छी तरह से आय आपकी बढ़े, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं। निमेटोड के बारे में मैंने बोला कि गड्ढे आपको अच्छी तरह से लेने होंगे। दूसरा जो है वो आप ये स्लरिका वगैरह प्रयोग कर सकते हैं, स्लरिका वगैरह आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये कैसे तैयार करनी है इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए या फिर मुझे आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बता दूंगा कि कैसे तरह से अगर ये जो स्लरीज है ये आप देते हैं हर महीने में देते हैं तो जमीन के नीचे जो भी फंगस है, जो हार्मफुल फंगस है, विल्ट है, निमेटोड है, तो इनका जो अटैक है, इनका जो प्रॉब्लम है ये 80-90% तक कम हो जाएगा। और जो हम जो बताते हैं ये जो सॉल्यूशन है ये कम से कम खर्च में, बाजार में बहुत सारे आ गए हैं निमेटोड के ऊपर, किसी का कॉस्ट 2000 है, किसी का 4000 है, किसी का 5000 है, लेकिन आप निमेटोड के ऊपर ही इतना कॉस्टिंग खर्च करेंगे तो ये जो है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ये बहुत सारा चला जाएगा। आपको खर्चा करना हो तो ये स्लरीज पे, बैक्टीरियाज पे अगर आप करते हैं तो वो जमीन के सॉइल के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, पौधे के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और ये कम से कम कॉस्टिंग में हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप जो है ये बैक्टीरियाज का वगैरह जो एक्सपेरिमेंटल प्रयोग है ये आप इस्तेमाल में करना जरूरी है। चौथा जो सवाल है कि अभी बहुत सारे किसान जो है वो बोल रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में बगीचे फैल गए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान अभी जनवरी में इथेनॉल स्प्रे करने वाले हैं, बाहर लेने वाले हैं। तो सभी किसान अगर जनवरी में बाहर लेते हैं तो मार्केट का क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट मार्केट के बारे में। मैंने इससे भी पहले आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, फेसबुक पे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने हर बार मैं मार्केट का अंदाजा बताता हूँ। 90% तक ये जो ये है मैं अंदाजों ने बताया था ये सही आते हैं। ये मार्केट का जो रहता है कि मार्केट आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है वो अच्छी तरह से रहता है, बाद में बारिश के मौसम में कम हो जाता है। दिवाली से पहले ये बढ़ता है, दिवाली के दिनों में ये थोड़ा सा कम होता है, दिवाली के बाद फिर से बढ़ता है और बाद में जब फरवरी चालू होता है, जनवरी फरवरी, तब ये फिर से ये ग्राफ जो है वो ऊपर चला जाता है। जो मार्केट का जो है वो डिमांड के ऊपर रहता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में हम देखते हैं अप्रैल तक हीट अच्छी तरह से होता है। जो जूस फैक्ट्री होती है, प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं, इनकी डिमांड अच्छी रहती है। जो कस्टमर है उनकी ओर से भी डिमांड अच्छी तरह रहती है। बारिश में क्या होता जाता है कि एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक एक्सपोर्ट की भी डिमांड अच्छी तरह से होती है। तो वो डिमांड अच्छी होने की वजह से इस टाइम में जो है हमें बाजार भाव ज़्यादा मिलते हैं।
बारिश जैसे चालू हो जाती है तो वो खराब माल मार्केट में आना चालू जो हो जाता है। खराब मार्केट में आते हैं तो क्या करते हैं कि अच्छा जो माल हो उनका भी जो मार्केट है ये डाउन कर देते हैं। मतलब खराब माल अगर मार्केट में है पूरा और वो चालू है 40 रुपए 30 रुपए, अगर वो बिक रहा है और आप में बीच में लगा दिया आपका अच्छा माल, तो वो 30 रुपए से आपके माल को ये 100 रुपए नहीं दे सकते, 70 रुपए नहीं दे सकते, ये थोड़ा सा 10-20 ऊपर कर देते हैं और आपका वो माल भी, ये खराब माल की वजह से आपका माल भी कम रेट में बिक जाता है। तो इसकी वजह से आप ये ध्यान में रखिए, जब मार्केट में खराब माल ज़्यादा से ज़्यादा चालू होने लगे, मतलब ये जुलाई के बाद होता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक, इस टाइम में आपका बगीचा हार्वेस्ट के लिए नहीं आए ऐसा आप देखिए। मतलब जुलाई से पहले आपको बगीचा जो है हार्वेस्ट होना जरूरी है। बाद में क्या होता है कि बारिश के दिनों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एक्सपोर्ट बंद हो जाती है, ये खराब माल मार्केट में ज़्यादा आता है, इसकी वजह से मार्केट डाउन होता है। दिवाली से पहले जो क्या होता है कि दिवाली के बीच में जो है बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है उसमें डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है। फेस्टिवल सीजन में डिमांड अच्छी होने के कारण दिवाली के एक महीने पहले से ही मार्केट जो है वो थोड़ा सा मतलब बढ़ना चालू हो जाता है। तो इस समय भी अगर आप बगीचा आपका निकलने के लिए आता है, हार्वेस्टिंग के लिए आता है तो भी चलता है। दिवाली के दिनों में क्या होता है कि जब दिवाली का सीजन चालू होता है तो वो बहुत सारे मार्केट जो है वो बंद हो जाते हैं, बहुत सारे व्यापारी जो है उनकी खरीदारी बंद कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि लोकलाइट में थोड़ा सा जो मार्केट है ये हमें कम मिलता है। अगर बाहर के जो व्यापारी है वो फेस्टिवल के टाइम में अपने अपने गांव चले जाते हैं, राज्य चले जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन नहीं मिलता उस टाइम। दिवाली के टाइम में क्या हो रहता है, दिवाली के 10-15 दिन जो रहते हैं इसमें स्वीट्स का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है खरीदते हैं, इसकी वजह से वो फ्रूट को जो है वो डिमांड कम से कम रहती है। व्यापारी अपने अपने गांव चले जाते हैं तो वो कंपटीशन नहीं रहता, और इसकी वजह से जो फेस्टिवल सीजन जब स्टार्ट होता है, मतलब दिवाली के 10 दिन पहले वगैरह, वो मार्केट जो है वो कम आने लगता है। बाद में क्या होता है कि दिवाली के 10-15 दिन बाद बहुत सारे मार्केट खुलने लगते हैं। कोई तो व्यापारी नया शुरुआत करते हैं, बाहर से आते हैं, अपने लोकल में भी कुछ व्यापारी नया शुरुआत उनका रहता है, तो वो बाद में फिर से वो जो मार्केट है वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका बगीचा कब आएगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप बेहतर वे आप जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक ना आए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केट चाहिए तो ये आप जनवरी से लेकर मार्च फिर अप्रैल तक चले जा सकते हैं। फेस्टिवल के पहले या फेस्टिवल के बाद भी आपको अच्छा मार्केट मिल सकता है। दूसरा एक जो है कि पिछले साल आपने देखा होगा कि बारिश जो है वो भारी भरकम बारिश हुई, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नए नए किसान थे जिनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा था, जो बगीचे के ऊपर जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया लेकिन अच्छी तरह से उनको प्रॉफिट उसमें नहीं मिला, तो वो बहुत सारे किसान जो है, नए किसान जो है ये नाराज़ हो गए। उन्होंने बहुत सारे किसानों ने बगीचा निकल दिया। मतलब मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में एक 30 से 40% 30% तो ये लोग हो गए कि जिन्होंने बगीचा निकाल दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बगीचा इन्होंने निकाल दिया, कुछ कहीं तो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम की वजह से फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, कोई किसान निकालने का उनका मन है लेकिन अभी वो कंफ्यूजन में है कि बगीचा रखे या ना रखे। तो इसकी वजह से जो है वे अनार का प्रोडक्शन जो है, मतलब ये जो आने वाली सप्लाई जो है ये कम रहेगी। आने वाले 2 साल में भी आप ये देख सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में भी ये अनार के बाजार जो है वो अच्छी तरह से मिलेंगे, क्योंकि अभी जिन्होंने निकाला है वो तो पूरे मतलब उतना जो क्षेत्र है उतना तो कम हो गया, और दूसरा जो है अभी जिन्होंने नया लगाया है अनार तो वो आपके साथ कंपटीशन में आगे 2 साल तक तो आने वाले नहीं है, पहला बाहर ये 2 साल के बाद ही पकड़ेंगे। तो मतलब आपको चांस है आगे 2 साल आपको चांस है अच्छी तरह से कि आपको बाजार भाव अच्छे मिल सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से खर्चा जो है उसमें मेंटेन करें। जो अनार में है मैंने देखा है महाराष्ट्र के लिए तो भी कि 40 रुपए के नीचे मार्केट मैंने पिछले 7-8 साल में तो देखा नहीं है।
अगर आपको ये 40 रुपये बाजार भाव जो है ये आपको फिक्स दिया हुआ है, मतलब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 40 रुपये जो है बाजार, 40 रुपीज़ जो है बाजार भाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप उसके अनुसार आपका खर्चा रखिए। अभी चालू है 500 रुपये, 600 रुपये, 200 रुपये, तो इसके हिसाब से आप खर्चा कर रहे थे। अगर और आपका बगीचा जब निकालने को आता है तो उस टाइम ये बाजार आ जाते हैं फिर से 50 रुपये तक, 60 रुपये तक। फिर क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये आपने किया होता है कि उस बाजार भाव देख के मुझे 100 रुपये मिलेंगे और मिलते हैं 50 रुपये, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो है आपको कम से कम मिलता है। मेरा एक ये जो है मैंने बहुत सारे किसानों को बताया था कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये आपकी राइट प्लेस पे होनी चाहिए, राइट टाइम पे होनी चाहिए, और जो आप खरीदते हैं क्वांटिटी ये मतलब ये राइट प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज़्यादा रखते हैं तो ये जो प्रॉफिट रेशियो जो है वो आपका कम हो जाता है। मतलब ये है कि आपको 7 महीने खेती करके अनार में से प्रति एकड़ जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आपका मतलब जो माइनस करके और जो आपको मिला है उसमें माइनस करके प्रॉफिट अगर आपको टमाटर लगाने वाले किसान जैसा ही मिल रहा है 7 महीने के बाद, तो आप टमाटर की खेती जो करते हैं तो वो प्रॉफिटेबल रहेगी। वो 2 महीने का ही 3 महीने का ही जो है वो क्रॉप है। मतलब आप 7 महीने कर रहे हैं, अनार की खेती कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें अलग मिलना चाहिए, प्रॉफिट आपको उसमें अलग मिलना चाहिए। आपने 7 मंथ उसके लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको जो प्रॉफिट है उसमें उस तरह से मिलना चाहिए। अगर आप खर्चा ज़्यादा करके आय आपकी उतनी ही रहेगी वेजिटेबल क्रॉप्स जैसी, तो वो आप अनार खेती करते हैं तो उसका कोई तो एडवांटेज होना चाहिए। लेकिन कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं, तो ऐसा अनार में प्लीज़ मत करिए। आपको उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट लाना पड़ेगा, प्रॉफिट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, तो भी आपको ये अनार की खेती जो है वो प्रॉफिटेबल लगने लगेगी। जो पुराने किसान हैं वो मतलब देखिए जिनका 10-15 साल हुआ है अनार खेती में, तो वो अनार खेती निकालेंगे नहीं, वो अनार के पौधे निकालेंगे नहीं, वो बढ़ाएंगे ही, ये निकालेंगे नहीं। लेकिन वो जो नए रहते हैं जिन्होंने 2-4 साल पहले ही लगाए होते हैं, तो वो देखते हैं कि अभी थोड़ा सा ये लॉस आ रहा है, प्रॉफिट उसमें मिल रहा है ना, और जो चलता है सोशल मीडिया के ऊपर चलता है या फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर चलता है, आज मैंने निकाले उसने निकाले, तो ये इसमें क्या हो जाता है कि थोड़े से हमारे मेंटेलिटी बन जाती है कि ये कुछ नहीं मिल रहा है ये अनार खेती से, और फिर हम भी निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपने उसके ऊपर 2 साल आपके इन्वेस्ट किए हैं, आपने उसका मतलब उसमें आपके टाइम भी खर्चा हुआ है, मनी भी खर्चा हुआ है, आपने ये केयर भी रखी है उन पौधों की, अच्छी तरह से आपने देखभाल भी की है, और किसी एक के सुनने के ऊपर आपने 1-2 महीने में डिसीजन लिया कि मुझे अभी निकलना है, ये अनार खेती करना ही नहीं, तो आपके जो 2 साल है ये आपके वेस्टेज चले जाएंगे। अगर आपको मिला है उसमें से कोई और आपको फिर मन नहीं हो रहा है आपका कि अनार खेती मत करिए, तो उसके बाद जो है वो आप पौधे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे यहाँ मैं देखता हूँ कि मतलब अभी सभी नहीं लेकिन कुछ किसान कुछ जगह पे ऐसा होता है कि अनार खेती जो पुराने करने वाले हैं 10-15 साल करने वाले किसान जो है उसमें से जो है उनका 50% 60% बगीचा जो है विल्ट की वजह से हो, निमेटोड की वजह से हो, ये खराब हुआ रहता है, और बाकी का एक 20-30% बगीचा जो है तो वो अच्छा रहता है। तो वो बोलते हैं कि ये अनार खेती में कुछ अभी रहा नहीं, ये पौधे जो है वो चलते नहीं अच्छी तरह से, इसमें डिसीज भी बहुत सारा है, और वो बगीचा निकल देता है। और उसका बगीचा को कितने साल हुआ है, 10 साल 15 साल, और वो निकल देते हैं। और वो जो उसके पड़ोस में जो रहते नया वाले जो रहते हैं जिसने 2 साल पहले निकले, वो क्या सोचता है कि अभी अरे ये तो 10-15 साल से अनार खेती करने वाले किसान है, उन्होंने बगीचा निकाल लिया, ये बोलते हैं कि डिसीज आ गए, अभी अनार खेती में कुछ इतना प्रॉफिट नहीं रहा, तो उन्होंने निकाला तो ये अच्छा बगीचा हम भी निकाल देते हैं। लेकिन आप ये कंसिडर कीजिए कि उनका जो 70% बगीचा जो है ऑलरेडी डैमेज हुआ था, उनको वैसे ही निकालना था, लेकिन आप उनकी बात सुनकर आपका नया बगीचा जिसमें एक भी पौधा गया नहीं है, अगर आप वो निकालते हैं
तो वो मतलब ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसान जो है वो ज़्यादा रहता है। उन्होंने निकाला तो उन्होंने 7 साल उसमें से बहुत सारा पैसा कमाया, तभी तो वो उसमें 8-10 साल में निकल दिया। आपने तो कुछ उसमें से कमाया ही नहीं है, और आप उनकी बातों में आकर आप बगीचा निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा आप इसके बारे में आपको सोचना होगा। ये बाजार भाव के बारे में मैंने बताया कि अगर जनवरी में भी पकड़ते हैं आप, अगर आप सब एक साथ ही पकड़ते हैं तो अगले 2 साल के लिए भी आपको अच्छा बाजार भाव मिल सकता है। लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपको लिमिट में रखनी पड़ेगी। उसमें अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम जो जय किसान कृषि के साथ जो जुड़े हुए किसान हैं, अनआर्किंग इनोवेटिव के साथ जो जुड़े हुए किसान हैं, उनको एक फर्टिलाइजर का शेड्यूल दे देते हैं, ड्रिप के माध्यम से क्या फर्टिलाइजर देना है, कब देना है, कौन सा देना है। और इसका जो शेड्यूल के हिसाब से अगर आप छोड़ते हैं तो वो साइज भी अच्छी तरह से मिलता है, ग्रीनरी भी अच्छी तरह से मेंटेन होती है, प्लॉट में निमेटोड भी कम से कम, निमेटोड मतलब आता ही नहीं, और विल्ट का वगैरह भी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है, और साइज वगैरह अच्छी मिलती है। फ्रूट क्रैकिंग वगैरह ये शेड्यूल में सब रहता है, कैल्शियम कब देना है। तो इसकी वजह से अगर टाइम पे आप देते हैं, शेड्यूल के अनुसार अगर आप देते हैं, ये समस्या है आपको कम से कम जो है आपको फेस करनी पड़ती है, आती ही नहीं। लेकिन आप जब फ्रूट क्रैकिंग होती है और कैल्शियम देते हैं तो ये थोड़ा सा गलत होता है। ग्रीनरी कम दिखने लगी तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ड्रिप से देते हैं, तो ये थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉपर मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। जय किसान कृषि अनआर्किंग इनोवेटिव के साथ जो किसान जुड़े हुए हैं उनको ये शेड्यूल जो है सॉइल रिपोर्ट के अनुसार हम देते हैं। अभी एक पांचवा जो सवाल है वो न्यू प्लांटेशन के बारे में है कि न्यू प्लांटेशन जो है वो कब लगाए, कौन सी वैरायटी लगाए। अभी सोलापुर लाल के बारे में भी बहुत सारे किसानों ने पूछा है। तो आपको जो वैरायटी लगानी है, मतलब ये भगवा जो है, सिंदरी जो है, वो एवरग्रीन वैरायटी है। इस वैरायटी ने बहुत सारे किसानों को अच्छी तरह से प्रॉफिट दिया, बहुत अच्छी तरह से उसमें साइज भी होती है, बहुत अच्छी तरह से एक्सपोर्ट के लिए भी चलता है। जो व्यापारी है उनकी पहली पसंद ये भगवा वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, क्योंकि दूर के मार्केट के लिए जो है अच्छी तरह से चलती है। अभी नए बहुत सारे वैरायटी आने लगी है मार्केट में, सोलापुर लाल भी आई है। बहुत सारे किसानों ने इसके बारे में पूछा, लेकिन ये अभी किसी के ऊपर हमें ये टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन आपको जो भी वैरायटी लगानी है तो उसका जो है नई वैरायटी होती है, जब नई वैरायटी मार्केट में आती है, सुपर भगवा भी मार्केट में आई थी कुछ साल पहले, लेकिन सुपर भगवा का जो है भगवा इतनी कंपटीशन उसमें सुपर भगवा कर नहीं पाया, भगवा जो है वो एवरग्रीन रही। अगर भी सोलापुर लाल जो आई है तो वो सोलापुर लाल के बारे में आप एक कंसिडर कीजिए। अगर मुझको 4 एकड़ बगीचा अगर बिठाना है नवीन, तो जो नया बगीचा अगर आपको बिठाना है तो उसमें 1 एकड़ ही, 1-2 एकड़ से ही आप स्टार्ट कीजिए। 1-2 एकड़ में आप देखिए कि उसका साइज कैसा हो रहा है, उसका सेटिंग कैसा है, कितना खर्चा उसको आता है। आपको जो है मैक्सिमम उसका साइज देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट में जब व्यापारी आपके यहाँ देखने आते हैं बगीचा, वो रेट डिसाइड कब होता है कि रेट कि उसमें कितना से कितना साइज जो है वो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बगीचा में आपका साइज रहेगा, 200 ग्राम से ऊपर रहेगा, 500 ग्राम 300 ग्राम से ऊपर रहेगा, 500 ग्राम के कितने, 600 ग्राम के कितने, ये सब बगीचा जो है वो व्यापारी जो है वो देख के लेते हैं और वो बाद में रेट डिसाइड करते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा बगीचा में जाकर, जिन किसानों का अभी वो सोलापुर लाल का बगीचा है तो उनके यहाँ आप जाकर देखिए कि उसमें साइज कितना है। साइज अगर अच्छी तरह से है, साइज आपको भगवा जैसा ही मिल रहा है, उसकी ये देखिए कि ये कितना दिन टिकता है, उसके रेंज जो है, साल जो है उसको देखिए। मतलब आप देखा होंगे कि सुपर और भगवा अगर आप साथ में रखते हैं तो वो सुपर भगवा जो है 2-3 बार सूखता है, लेकिन भगवा जो है एक 4-5 दिन तक अच्छा रहता है। उसकी साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाड़ है। आप उसका और सोलापुर लाल का भी कंपैरिजन कीजिए कि ये साल अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाड़ जब होती है, माल अगर कम सूखता है, तो वो क्या होता है कि दूर के मार्केट के लिए ज़्यादा चलता है। मतलब आप मान के चलिए बांग्लादेश वाले व्यापारी जो रहते हैं या फिर जो एक्सपोर्ट के व्यापारी रहते हैं, यही आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाव देते हैं। ये दूर मार्केट जो है, दूर के मार्केट के भी व्यापार आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाव देते हैं। लेकिन ये वैरायटी आपको ऐसी होगी कि ये 2 दिन में सूख जाए, और मार्केट है उनका 8 दिन का, 8 दिन पहुंचने में लगते हैं, गाड़ी पहुंचने में,
और ये इसलिए इसके लिए क्या होता है कि ये व्यापारी जो है वो सुपर भगवा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। आपको ये सोलापुर लाल भी उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि ये कब सूखता है, इसकी साल जो है ये भगवा जितनी जाड़ है कि नहीं है, तो ठीक है कि नहीं है, वो आपको कंपेयर करना होगा। और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप ये वैरायटी लगाए या न लगाए। बेटर वे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप पहले जिन किसानों का प्लॉट है सोलापुर लाल का, उनके यहाँ विजिट कीजिए। आप देखिए ये फल का साइज कितना होता है, ये इसमें सीटिंग कैसी रहती है, और जो है वो जो मैंने बताया आपको, ये साल इसकी कितनी थिक है, कैसा वो ज़्यादा सूखे ना, ऐसा ऐसा ये आपको सब ये नोटिस करना पड़ेगा। अब और इसके बाद जो है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये वैरायटी लगानी है या नहीं लगानी। और अगर आपको ये प्लॉट नज़दीक नहीं है, आपको किसी के यहाँ ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप बेटर वे 1 आधा एकड़ से चालू कीजिए। 1 आधा एकड़ में आप देखिए कि इसका कैसा जो है आपको फल कैसे आता है, कैसी तरह से सेटिंग होती है। और बाद में जो है आप 2 साल बाद ये जो क्षेत्र है ये बढ़ा सकते हैं। नहीं तो 1 एकड़ जो आपसे सोलापुर लाल लगा सकते हैं, और बाकी का अगर आपके पास 4 एकड़ लगाना है आपको, तो 1 एकड़ सोलापुर लाल लगाइए, 3 एकड़ रेगुलर भगवा लगाइए। लेकिन आप 4 के 4 एकड़ ही सोलापुर लाल लगाते हैं, या फिर सुपर भगवा लगाते हैं, या फिर दूसरा कोई वैरायटी लगे, और बाद में अगर आपको पता चलता है कि नहीं ये वैरायटी मार्केट के लिए ज़्यादा चल नहीं रही है, ये थोड़े से व्यापारी साइज का इशू कर रहे हैं, ये तो ज़्यादा सूखता है, तो ऐसा आपको अगर नज़र में आए बाद में, तो ये 4 एकड़ का आपका ये 2 साल आपने किए हुए मेहनत है, 2 साल आपने किया उसके ऊपर खर्चा, ये सब वेस्टेज चला जाएगा, और आप वो निकल के फिर से भगवा लगाने के पीछे आ जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैंने देखा भी नहीं है सोलापुर लाल का प्लॉट अभी, लेकिन आप ये डिसाइड कर लिए कि आपके नज़दीक 1 आधा प्लॉट होगा सोलापुर लाल का, तो आप जाके देखिए कि उसमें कैसा सेटिंग है, साइज कितना बन रहा है, ये सब आप डिसाइड करके फिर आप ये लगाइए। अगर किसी का वो एडवर्टाइजमेंट है, लोगों का ट्रेंड चल रहा है कि वो लगाना है, तो ऐसे मत लगाइए। आप पूरा आपका जो है पहले देख के आइए बगीचा, बाद में आप जो है वो उसके ऊपर डिसाइड कीजिए। ये सारे सवाल थे, 6 सवाल थे, ये मैंने कवर कर दिया। एक रिविजन के हिसाब से मतलब 50 मिनट का अभी तो वीडियो हो गया है, मतलब 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। आप ये वीडियो अच्छे से मतलब शेयर कीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। उसमें कोई आपको सवाल हो तो वो आप मेरे नंबर से या फिर कमेंट बॉक्स में अभी आप पूछ सकते हैं। जिन किसानों ने ये जय किसान कृषि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इनको भी आप ये बोल सकते हैं कि ये चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आय कैसे बढ़े आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मुनाफा कैसा हो, इसके लिए ये प्राइम मोटो हमारा रहता है। कम से कम खर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है आपको देने के लिए हम मतलब ये हमारा प्राइम मोटो है। बहुत सारे किसान जो है, नए किसान जो है, नए किसानों को जय किसान कृषि और यूट्यूब चैनल का जो है वो बहुत सारे किसान हमारे से जो जुड़े हुए हैं फीडबैक देते हैं कि आपके चैनल की वजह से, आपकी इन्फॉर्मेशन की वजह से ये बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। क्या किधर खर्चा करना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो अच्छी तरह से मिलता है। अगर आप किसी मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे कंपनियां हैं, ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा कॉस्टिंग जो है अपना प्रोडक्शन कॉस्टिंग बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्टिंग बढ़ता है। मतलब जिस जगह पर आपको ज़रूरत नहीं है उस जगह पर अगर आप खर्चा करते हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, और रेट अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो प्रॉफिट आपको लॉस उसमें आ जाता है, और आपका जो मन है वो अनार खेती के ऊपर से उड़ जाता है। आपको थोड़ा सा ये नेगेटिव फीलिंग आ जाती है इसके। अनार खेती मैंने बताया कि अनार खेती 40 रुपए का जो है, 40 रुपए केजी प्रति केजी जो है महाराष्ट्र के लिए, तो भी कि ये जो है बाजार भाव ये फिक्स है, इसके हिसाब से जो है आप खर्चा करते हैं। तो अनार खेती किसी भी क्रॉप के से ज़्यादा आपको फायदेमंद है, ये प्रॉफिटेबल है। मतलब अभी मान के चलिए आज प्याज की बाजार है अभी 40 रुपये 50 रुपये, कभी तो वो 5 रुपये 6 रुपये तक भी आ जाती है। कभी टमाटर की जो है 1 कैरेट की 600-700 रुपये चला जाता है, तो कभी कभी ये 30 रुपये तक भी आ जाता है। लेकिन अनार में आप देखेंगे कि ये 40 रुपये जो है, 40 रुपये 50 रुपये, ये बाजार भाव लगभग 8 साल से 7-8 साल से जो है ये मेंटेन हुए है। ये कितना भी उसका अनार का खेती बढ़े,
कितना भी उसमें प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन उसमें समस्याएं भी इतनी है कि वो जितने लगाते हैं अनार के, न्यू प्लांटेशन करते हैं, उतने निकलने वाले भी है। इसकी वजह से ये ग्राफ मेंटेन हुआ है। और जो डिमांड है, ये अनार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रहती है। प्रोसेसिंग यूनिट हो या फिर एक्सपोर्ट हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, इसमें सब में अनार के लिए जो है वो डिमांड ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन कितना भी बढ़े तो अनार के जो बाज़ार है वो कम नहीं आते। आप अच्छी तरह से खेती कीजिए, उसमें कोई भी आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप ये चैनल के माध्यम से है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से है, या फिर मेरा नंबर भी आपके पास है। इस माध्यम से आपको कोई भी सवाल हो तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं। एक रिवाइज मैं करता हूँ कि 6 सवाल जो है हमने इस वीडियो में कवर किए। इसमें जो है पहला जो सवाल था वो इथरेल आप स्प्रे करें कि नहीं करें। मैंने बताया कि नवंबर में अगर आप इथरेल करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। फ्लावरिंग होगी लेकिन वो वन स्टेप नहीं होगी, वो स्टेप बाय स्टेप होगी। और दिसंबर में जो इथरेल स्प्रे करने वाले हैं, बाहर लेने वाले हैं वो, और आप ये नवंबर में जो इथरेल स्प्रे करने वाले हुए, ये 7 में सेटिंग के लिए चले जाएंगे। और ये नवंबर दिसंबर आपको खाली कैनोपी के ऊपर वो खर्चा करते हैं आप, वाटर शॉट निकालने के लिए आपको खर्चा चला जाएगा। फ्लावर जो है वो वाटर अगर चौके में जमा रहता है, लिप में नए लिप में जमा हो जाता है तो वो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा आ जाती है। इसकी वजह से आप बेटर वे आप दिसंबर 15 के बाद जो है इथरेल स्प्रे करें। नवंबर में ठंड ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से नवंबर दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा इथरेल मत स्प्रे कीजिए। दिसंबर के बाद अगर इथरेल आप स्प्रे करते हैं, बाहर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा जो है फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग के बारे में मैंने बताया कि इंसेक्ट आप अच्छी तरह से कंट्रोल करने पड़ेंगे, अच्छे से ऐसे फंगिसाइड आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। वाटर मैनेजमेंट आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, मतलब उसका टाइम और ड्यूरेशन वो आपको अच्छे से अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। कभी आधा घंटा, कभी 1.5 घंटा ऐसा नहीं चलेगा। आधा घंटा तो आधा घंटा, और सोमवार को कभी गुरुवार को ऐसा नहीं चलेगा। सोमवार तो एक दिन में गैप, बुधवार एक दिन गैप, फिर शुक्रवार, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये ड्यूरेशन और ये आपको स्टेबल रखना पड़ेगा। तीसरा जो मैंने बताया कि टेम्परेचर अप डाउन होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है, रात में ठंड ज़्यादा है, तो इसके लिए आप ट्राइकोंटेनॉल या फिर सिलिकॉन का स्प्रे लग सकते हैं। 3 ग्राम है दोनों का। ये 3 ट्राइकोंटेनॉल अगर लेते हैं तो वो 3 मिली का प्रमाण है, और सिलिकॉन अगर लेते हो वो 3 ग्राम से आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा मैंने बताया कि अगर उसको फर्टिलाइज़र भी अच्छी तरह से नहीं देते हैं आप तो आपको वो भी केयर रखना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, ये भी हम आपको दे देंगे। पांचवा जो मैंने कारण बताया आपको कि रेस्टिंग पीरियड मैनेजमेंट, ये रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर काड़ी में अच्छी तरह से स्टोरेज हो, स्टेम में अच्छी तरह से स्टोरेज हो तो वो फीमेल फ्लावरिंग निकलने में अच्छे से निकलती है, स्ट्रोक अच्छा रहता है उसमें, और ड्रॉपिंग कम से कम होती है। अगर ये रेस्टिंग में अगर कोई काम नहीं करते आप, काड़ी में अगर कोई स्टोरेज नहीं रहता तो अगर किसी फ्लावरिंग का दवाई से आप फूल निकाल सकते हैं, लेकिन काड़ी में अगर स्टोरेज ही ना हो तो वो ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसका भी आपको केयर रखना पड़ेगा कि ये सब 5-6 रीजन में मैं कहाँ बैठता हूँ, मेरे बगीचे में कौन सा प्रॉब्लम है, ये आपको देखना पड़ेगा। और इस हिसाब से आप अगर उसमें कोई इलाज करते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग का। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो मेल फ्लावर के बारे में बताया मैंने। मेल फ्लावर के लिए आपको पानी बंद करके रखना पड़ेगा 5-6 दिन के लिए। बाद में आप क्या करेंगे कि 1-2 घंटे अच्छे से पानी देंगे और वो मेल फ्लावर जो है वो ड्रॉपिंग हो जाएगा। बाद में आपको ड्रिप से 0.52-34 जो ग्रेड है वो आपको 1-2 बार देने हैं 5 किलो पर एकड़। बोरॉन भी आपको अच्छी तरह से देना है। ऊपर भी बोरॉन का और चिलेटेड कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। बाद में जो है मेल फ्लावर के बाद वो फीमेल फ्लावर जो है वो अच्छी तरह से निकलेंगे। निमेटोड के बारे में मैंने बोला कि निमेटोड के लिए आप अनार किंग नव संजीवनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। गोबर खाद और नींबू के साथ आप ये ट्राइकोडर्मा और पैसिलोमाइसिस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो बनाने का प्रोसेस, वो स्लरी बनाने का प्रोसेस भी ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करते पूछ सकते हैं। ये प्रोसेस के अनुसार आप करेंगे तो ये ज़मीन के हेल्थ के लिए और प्लांट की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ये जो रासायनिक जो है उसमें बहुत सारी दवाई आती है, लेकिन उसका जो कॉस्टिंग है बहुत सारी है।
4,000, 5,000, 7,000 पर एकड़ इसका कॉस्टिंग चला जाता है। और वो रासायनिक का जो क्या रहता है कि ये कुछ दिनों के लिए मेंटेन करता है, निमेटोड निकल देता है, बाद में फिर चला आता है। आपको स्टेडीली और जो लॉन्ग टाइम अगर आपको कंट्रोल रखना हो तो ये आप स्लरी का बताया हुआ जो प्रयोग है ये आप कर सकते हैं। ये जो ज़मीन के नीचे जो माइक्रोब्स रहते हैं इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं, तो वो इनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो है प्लांट हेल्थ और सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। बाजार भाव के बारे में मैंने बोला कि ये मैंने बताया कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस तरह से जो है बाजार भाव कम ज़्यादा होते हैं, क्यों कम ज़्यादा होते हैं ये भी मैंने बताया। और मैंने ये भी बताया कि अनार खेती जो है अगले 2 से 3 साल कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब 2 से 3 साल क्यों, मैं तो बताता हूँ कि 20 साल तक भी अनार खेती को कोई अभी दिक्कत नहीं। कितना भी प्लांटेशन होने दो, जितना प्लांटेशन हो रहा है उतने किसान निकाल भी रहे हो, और डिमांड जो है वो एक्सपोर्ट में भी बढ़ रही है, डोमेस्टिक में भी बढ़ रही है, प्रोसेसिंग प्लांट में भी बढ़ रही है। तो वो 40 रुपये केजी आपको जो है वो फिक्स है। लेकिन आप खर्चा किस तरह से करते हैं, शेड्यूल किस तरह से डेवलप करते हैं, स्प्रे शेड्यूल किस तरह से डेवलप करते हैं, गाइडेंस आपको किस तरह से मिल रहा है, ये सब जो ये थिंग्स है आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। और इस हिसाब से जो है बाजार भाव आपको रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आप अच्छी तरह से उसमें जो जिस जगह पे ज़रूरत है उस जगह पे ही खर्चा करना है, जिस जगह पे ज़रूरत नहीं उस जगह पे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट हमको 40 रुपये पर केजी मिलेगी, इस हिसाब से आप खर्चा रखेंगे, और आपको 50 रुपये मिले तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और 40 रुपये के हिसाब से आप खर्चा करेंगे और आपको 80 रुपये 100 रुपये मिले तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। अनार खेती करने के समय मैंने बताया कि आप वेजिटेबल भी कर सकते हैं, मतलब टमाटर वगैरह है, प्याज की खेती है, लेकिन ये सब छोड़ के आपने अगर अनार खेती करनी है तो अनार खेती में आपको कुछ डिफरेंट मिलना चाहिए। आपको मतलब प्रॉफिट जो है 7 महीने आप उसमें खेती करते हैं, एक साल ही पकड़ के चलिए, तो आपको उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए पर एकड़ में। आप वेजिटेबल जितना ही प्रॉफिट अनार में कमाएंगे तो ये अनार खेती करने का कोई मतलब जो है उपयोग नहीं उसमें। तो आपको ये सब जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यू प्लांटेशन के बारे में मैंने बताया कि न्यू प्लांटेशन के लिए अभी एक जो है उसमें टॉपिक कवर करना रहे, टिश्यू कल्चर या फिर हार्डवुड कटिंग जो है उसमें हम बोलते हैं कि गुटी कलम जो है, तो उसमें मैं बोलता हूँ कि ये गुटी कलम का अच्छा रहता है। टिश्यू कल्चर का है ये डिसीज फ्री रहता है, मतलब इसमें कोई डिसीज का वगैरह जो है वो अटैक नहीं रहता। गुटी कलम में क्या रहता है कि गुटी कलम में आपको ये मदर प्लांट देखना पड़ेगा, कोई किस मदर प्लांट पे उन्होंने जो है वो गुटी बांधी है। वो मदर प्लांट अगर अच्छे हो, आपके पहचान वाले किसान के यहाँ से आपने लिए हुए, तो वो हार्डवुड कटिंग जो है गुटी कलम है वो अच्छी तरह से रहता है। टिश्यू कल्चर में क्या रहता है कि उसकी जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरह से नहीं होती है, तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करता है। और डिसीज़ को जो है, डिसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होता है कि बहुत जगह मैंने देखा है कि डिसीज़ को ये जल्दी उसमें डिसीज़ आ जाते हैं। और गुटी कलम में जो है मतलब एक कांच में रखा हुआ बच्चा और बाहर रखा हुआ बच्चा ऐसा ही है। वो टिश्यू कल्चर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ होता है। बाद में उसका अगर जो बाहर के एनवायरनमेंट में जब लाते हैं तो वो उसमें अच्छी तरह से उसकी हार्डनिंग होनी चाहिए। अगर वो हार्डनिंग अच्छी तरह से नहीं होती तो ये डिसीज़ और वेजिटेटिव ग्रोथ में ज़्यादा चला जाता है। इसके बारे में बोला। और नया जो वैरायटी के बारे में बोला कि वैरायटी के आपको जो है वैरायटी अगर आपको लगानी है कौन सी नई वैरायटी, तो आपको उसमें पहले किसान के यहाँ जाकर देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसमें के फायदे हैं। साइज़ देखिए आप पहला तो कितना साइज़ देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट साइज़ के ऊपर ही डिपेंड होता है। जितनी अच्छी साइज़ रहेगी आपके प्लॉट में उतने अच्छा आपको मार्केट मिलेगा। जितनी कम साइज़ रहेगी तो कितना भी क्लीन फल हो तो वो व्यापारी जो है वो कम से कम रेट में मांगते हैं। दूसरा मैंने बताया साइज़ आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि उसमें सिटिंग का वगैरह आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो है उसकी साल जो है वो कितनी थिक है वो आपको देखना पड़ेगा। जितनी साल उसकी जाड़ रहती है तो वो दूर के मार्केट के लिए चला जाते हैं और दूर के मार्केट में ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ये सूखता तो नहीं ज़्यादा। भगवा जैसा ही वैरायटी है, भगवा वैरायटी जो है वो एवरग्रीन वैरायटी है। वो आप
जो है आग बंद करके भी लगा सकते हैं। ये इतना श्योर शॉट वैरायटी है, आपको वो टनेज भी अच्छी तरह से देता है, साइज भी अच्छी तरह से देता है। दूर के मार्केट के लिए वो अच्छा चलता है, एक्सपोर्ट के लिए भी चलता है। लेकिन जो नई वैरायटी आती है तो वो आपको भगवा के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि ये उसमें देती है कि नहीं, उतना टनेज देती है कि नहीं, उतना साइज उसमें बनता है कि नहीं, उस ना ये सूखता है, मतलब ये उतना उसकी पेरिशेबिलिटी है कि नहीं, दूर के मार्केट के लिए चलता है कि नहीं। ये सारे जो है टॉपिक मैंने कवर किए हैं आपके ये वीडियो के माध्यम के। 6 ही सवाल थे, लेकिन एक घंटा जो है उसमें चला गया। अनार खेती में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके मन में आते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सब पूछ सकते हैं। जिन किसानों को मतलब ये हिंदी भाषिक जो किसान है महाराष्ट्र छोड़ के, तो वो आप उनके लिए हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपका नंबर जो है वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर मेरा नंबर दूंगा, तो उसमें आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन आप सेंड करके रख सकते हैं। आपके कितने पौधे हैं, कहाँ से है आप, कौन से राज्य से है आप, और बगीचे का जो है वो कितने साल का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें डालिए। और ये मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है उसके ऊपर सेंड कीजिए। आपके जो सवाल है, ये सवाल बहुत सारे हो गए अनार खेती में, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट थे वो आप अभी कवर करने जरूरी थे तो इस टाइम के वक्त। तो आपको जो भी आगे चल के भी जो सवाल है तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। जय किसान कृषि इस यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी को मतलब ये एक रिक्वेस्ट है कि ये आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस माध्यम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न आपको कैसा मिल रहे, आपकी आय कैसे बढ़े, ये प्राइम मोड के हिसाब से ये चैनल चालू हो गया था। आज एक 11,000 से भी ज़्यादा किसान और यूट्यूब में व्हाट्सएप में भी 8,000 से भी ज़्यादा किसान इस उद्देश्य से ही ये देखकर ही जुड़े हुए कि जो है हमारा जो मार्गदर्शन रहता है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट रहता है, विदाउट एनी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, जो भी अच्छे से अच्छा है और कम से कम खर्चे में है, जिसकी ज़रूरत है वो आपको कैसे दे, और कम से कम खर्चे में मतलब 40 रुपये के हिसाब से भी अगर आपको बाजार मिलते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको अनार खेती फ़ायदेमंद लगे। इसके लिए ये सारा जो है वो कंसल्टेशन हमारा रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी भाषिक जो अनार खेती करने वाले किसान हैं उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी के सवाल आपके मन में जो भी है ये आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है इसके ऊपर भी आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन किसानों को मैंने बोला कि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है वो व्हाट्सअप पे आप जो मैसेज है आपके मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बोली है भेजने के लिए वो भेजिए, आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शामिल किया जाएगा। वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।